लेक्चर 8 के सेकंड पार्ट में आपका बहुत स्वागत है। हमने पहले पार्ट में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को लिखते कैसे हैं फॉर्मली उसको देखा था और हमने देखा था कि एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, एक कंस्ट्रेंट सेट होता है Q, और अगर कंस्ट्रेंट पूरा का पूरा Rn है यानी Q हमारा जो सेट है पूरा Rn है यानी पूरा स्पेस है, तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है, अनकंस्ट्रेंट बिकॉज ऑफ अनकंस्ट्रेंट सेट। तो हमने हमने ये बात की थी कि किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अगर हम उसका लोकल मिनिमा खोज लें तो ये एक बहुत अच्छा गोल है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जनरली बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, तो उनके लिए लोकल मिनिमा खोजना ही हमारे लिए एक अच्छा गोल माना जाता है। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स, उसमें लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होता है। तो हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि ग्लोबल मिनिमा है कि लोकल मिनिमा है। हम पहले लोकल मिनिमा खोजेंगे और हम पहले लोकल मिनिमा खोजने के ही तरीके खोजने वाले हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जिसे हम कहते हैं, वो है रिलैक्सेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। यानी कि मैं एक प्रॉब्लम लूँगा, एफ नॉट एक्स लूँगा, और वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा, उसका मैं एक ऐसा अप्रॉक्सीमेशन निकालूंगा, एक ऐसा करीबी ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालूंगा जो कि उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसा तो है मगर वो है नहीं, मगर उसका सॉल्यूशन जो है, जो मेरा अप्रॉक्सीमेशन है, उसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से मैच करता है, मेल खाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम एक कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस कठिन प्रॉब्लम जैसे जो आसान प्रॉब्लम है, जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो रिलैक्सेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन इस अप्रोच को कहते हैं। हम करेंगे ये कि हम उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो हमारा एफ नॉट एक्स था, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हम एक सीक्वेंस निकालेंगे। यानी मैं पहले एफ नॉट एक्स वन निकालूंगा, फिर मैं एफ नॉट एक्स टू निकालूंगा, एफ नॉट एक्स थ्री, ऐसे करके मैं एक सीक्वेंस निकालूंगा। और उस सीक्वेंस की एक खासियत होगी कि जो उसकी वैल्यूज़ है, जो एफ नॉट एक्स के है, वो एफ नॉट एक्स के से के माइनस वन से छोटा है, के माइनस वन जो है वो के माइनस टू से छोटा है। यानी मैं एक ऐसा सीक्वेंस बनाते जाऊंगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कम होती जाए। यानी मैं एक एक्स का सीक्वेंस निकालूंगा। तो आपको ध्यान होगा कि हमने बोला था कि एक्स हमको क्यू में खोजना है ना। तो हम एक ऐसा सीक्वेंस निकालेंगे जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो हर एक्स के बाद हर नए एक्स पे कम होती जाए। और अगर हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी तो वो कहीं ना कहीं तो एक जगह कन्वर्ज करेगा, और हम ये उम्मीद करेंगे कि वो जहाँ कन्वर्ज करे वो एक लोकल मिनिमा है। तो अब वो कैसे करना है, वो कैसे कन्वर्ज करेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। बट मैं आपको पहले ऊपरी जो उसकी सतही अप्रोच है आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, यानी हम उसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे, और उस अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करते हुए हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक सीक्वेंस निकालेंगे जहाँ पे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और आपको मैं याद दिला दूं कि हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है, यानी हम चाहते हैं कि हम हर स्टेप में फंक्शन के मिनिमा के करीब से करीब पहुँचते जाएं। और करीब पहुँचने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कम होती जाए। तो हमारा अप्रोच यही होगा, रिलैक्सेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। और मेजॉरिटी ऑफ द मेथड्स यानी करीब सारे मेथड जो हैं वो इस आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन से ही आते हैं, आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहीं से आते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि इस अप्रोच में जैसे मैं x1, x2, x3 ऐसे ऐसे मुझे नए नए जो सीक्वेंस ऑफ x मिलते जा रहे हैं, इस सीक्वेंस में हमारी ऑब्जेक्टिव वैल्यू कम होती जाए, हम ये कोशिश करेंगे। और इवेंचुअली हम बोलेंगे कि भाई हमें कैसे पता कि हम जब कम हो रही है तो हमें कैसे पता कि कम होते होते वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो ऑप्टिमल तक पहुंच गया है, वो कैसे पता है। तो फिर हम उस केस में ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस की बात करेंगे। हम बोलेंगे भाई हमने ये अप्रोच लगाया है जहाँ पे हमारी वैल्यू कम होती जा रही है, तो हमें कैसे पता कि हम कम करते करते ऑप्टिमल में पहुंच गए। तो हम
चेक करेंगे, और कुछ चेक करने की जो कंडीशंस है, बहुत ही आसान कंडीशंस है, वो हम उसे चेक करेंगे, और जैसे ही वो कंडीशन मीट कर जाएगी हम कहेंगे ओ हमें ऑप्टिमल आंसर मिल चुका है। तो ये हमारा मेन अप्रोच होने वाला है, और इस अप्रोच को हम मैथमेटिकली देखते हैं कि इस अप्रोच को हम कैसे लगाते हैं। तो इस अप्रोच को लगाने के लिए हम फिर से थोड़ा मैथ्स में जाएंगे, और हम मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज की जो हमने बात की थी हम उसी में ही आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर याद हो कि हमने अपने क्लास 11th या 12th में टेलर सीरीज़ पढ़ी थी, तो हम एक्चुअली टेलर सीरीज़ का प्रयोग करेंगे। तो हम फिर से हमारे जो बेसिक मैथ्स है उसका यूज़ करने वाले हैं, हम टेलर सीरीज़ का प्रयोग करने वाले हैं फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। तो पहले हम इसको समझते हैं कि फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करने का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक फंक्शन है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये है f(x) और ये x। अगर मैं कहूँ कि मैं इस पॉइंट x1 पे, ये मेरा पॉइंट x1 है, इस पॉइंट पे मैं उस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना चाहता हूँ लाइन से, सच दैट मुझे x1 पे उस फंक्शन का स्लोप पता है और मुझे उसकी वैल्यू पता है। तो मुझे यहाँ पे मुझे fx1 पता है क्योंकि मेरे पास x1 है, और मुझे यहाँ पे उसका स्लोप पता है, उस फंक्शन का स्लोप पता है। तो मैं कैसे अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ? तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इस वीडियो को रोकें, अपनी कॉपी में उस लाइन का इक्वेशन लिखें जो कि x1 से पास होता है और जिसकी वैल्यू fx1 है और जिसका स्लोप ग्रेडियंट ऑफ fx1 है। मैं चाहता हूँ आप इस लाइन का इक्वेशन लिखें, और ये बहुत ही आसान इक्वेशन है, हमने अपने पिछली क्लासेस में लिखा हुआ है, तो आप ये लिखें। तो जैसा कि आपने लिखा होगा, ये जो लाइन की इक्वेशन है कुछ इस तरह दिखेगी, और मैं जानबूझ के ये बता रहा हूँ ताकि हम ग्रेडियंट जो हमने पहले आइडिया पढ़ा था वो हमें मिल जाए। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है वो होगी, जो हमारा y है, मतलब y इज इक्वल टू fx वाला जो y है, वो है y1 प्लस जो हमारा स्लोप है f डैश x1, जो हमारा पॉइंट x1 था, टाइम्स y माइनस x1। हाँ, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। यानी हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो ये कह रही है कि भाई जो हमारी फंक्शन वैल्यू ऑफ y है, f ऑफ y, मैं से फिर से लिखता हूँ यहाँ पर जो हमारा f ऑफ नए पॉइंट में जो हमारा f ऑफ y है, तो f ऑफ y जो है वो हमारा f ऑफ x0 हमारे केस में x1 है, f ऑफ x1 प्लस जो ग्रेडियंट है f x1 पे, यानी डेरिवेटिव है x1 पे, और y माइनस x1। इसी को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो ये आ जाएगा f ऑफ y इज f ऑफ x1 प्लस f डैश x1 y माइनस x1। यानी एक नया पॉइंट y है, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ इस तरह दिखेगी अगर मैं उस फंक्शन को लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर दूं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी फंक्शन को लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और इस अप्रॉक्सीमेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लोकल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, इसे लोकल अप्रॉक्सीमेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम x1 के आसपास, उस लोकेलिटी के आसपास उसे अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि x1 पे तो वो एग्जैक्ट है, मगर उसके आसपास उस पर एरर मिलेगा। तो ये जो एरर है वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो मैं आपको फिर से इस हमारे इक्वेशन में एरर बता दूं। तो अगर मेरे पास ये फंक्शन है और मैंने यहाँ पे लाइन से अप्रॉक्सीमेट किया है, तो ये जो हमारी एरर है, ये हमारा x1 है और ये हमारा y है। तो ये जो एरर है ये ओरिजिनल फंक्शन और उस लाइन के अप्रॉक्सीमेशन की बीच की एरर है। क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है तो अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये कि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है का मतलब एरर होने वाला है। तो ये जो एरर है, ये टर्म जो पिछला टर्म है वो एग्जैक्टली यही टर्म है, ये दिस इज द एरर टर्म। तो मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखा दूं। तो अगर मैं अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ fx, तो हम एक बार दूसरे टाइप का फंक्शन लेते हैं। तो अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ fx और मैं उसका लाइन से अप्रॉक्सीमेशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो
वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये है मेरा फंक्शन, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है fx। अब मैं कई जगह इसमें लाइन से अप्रॉक्सीमेट करूँगा और इसी से हमारा अगला एल्गोरिदम आने वाला है, तो इसे आप उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे। ये मेरा पॉइंट x1 है, ये मेरा पॉइंट x2 है, ये मेरा पॉइंट x3 है, ये मेरा पॉइंट x4 है। ठीक है, तो मैं अगर x1 पे फंक्शन को लाइन से अप्रॉक्सीमेट करूँगा तो मेरी जो लाइन दिखेगी कुछ इस तरह दिखेगी। ठीक है, अगर मैं x2 पे अप्रॉक्सीमेट करूँगा तो मेरी लाइन कुछ इस तरह दिखेगी, और अगर मैं x3 पे अप्रॉक्सीमेट करूँगा तो मेरी लाइन कुछ इस तरह दिखने वाली है, और सिमिलरली x4 पे ऐसा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि x1 पे तो अप्रॉक्सीमेशन सही था, x2 पे तो सही था, मगर उसके आसपास एक एरर आ गई है। तो ये जो एरर है, अगर मैं इस पॉइंट को x बोलूँ तो ये जो एरर है ये फंक्शन ऑफ x माइनस जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किया है उसकी एरर है, उसके डिस्टेंस के बीच की उसके डिस्टेंस का फंक्शन है। तो इसे हम ऑर्डर ऑफ और फंक्शन ऑफ x माइनस x1, यानी कि x x1 से कितना दूर है ये एरर उस पर डिपेंडेंट है। मैं जितना दूर जाते जाऊंगा, हो सकता है एरर बढ़ती जाए, कम होती जाए, वो अलग बात है, मगर ये एरर उस पर डिपेंडेंट होती है, तो इसे एरर टर्म कहते हैं। और मैं फिर से आपको टेलर सीरीज लिख के दिखाता हूँ इसकी। तो fx इज f ऑफ x1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x1, क्योंकि मैंने x1 पे अप्रॉक्सीमेट किया है, टाइम्स x माइनस x1। ध्यान दें कि मैं बार बार इसको इनर प्रोडक्ट की तरह लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि x1 कैन बी एन n डायमेंशनल वेक्टर, यानी n डायमेंशनल में जो हमारा ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर होता है, हमने पहले पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो ये हमारा टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर approximation of a vector function। ज्योमेट्रिकली बहुत ही आसान है। ज्योमेट्रिकली हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरा फंक्शन किसी भी आर्बिट्ररी, कोई भी शेप का हो सकता है, किसी भी तरीके का दिखने वाला हो सकता है, मगर मुझे अगर एक पॉइंट पे x और fx पता है और उसका ग्रेडियंट पता है, तो मैं वहाँ पे उस फंक्शन से छूती हुई लाइन कैसे गुजरती है मैं उसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ, और वही मेरा उस फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन है। वो फंक्शन नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो ये पहला अप्रॉक्सीमेशन हुआ। अब कोई बोलेगा कि भाई फर्स्ट ऑर्डर ही क्यों, हम और कॉम्प्लिकेटेड अप्रॉक्सीमेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, और अब हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। तो अब मैं आपको सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिख के दिखाऊंगा। तो अगेन सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन, और उसके बाद हम इसके दो उदाहरण पढ़ेंगे। टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन, तो f ऑफ x1, यानी अगर मैं f ऑफ x, माफ कीजिएगा, अगर मैं x1 पे अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं तो f ऑफ x एट एनी अदर पॉइंट x इज f ऑफ x1 प्लस फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन विच वाज दिस टाइम्स दिस। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर था। अब जो सेकेंड ऑर्डर टर्म है वो कुछ इस तरह दिखने वाला है, x माइनस x1 ट्रांसपोज, और ये आपको देखते ही याद आ रहा होगा कि हमने x ट्रांसपोज mx किया था, ये एग्जैक्टली वही है, x माइनस x1। तो अगर आपको इसमें आपको चीजें टर्म्स याद आ रही हैं, तो ये है हेसियन जो हमने पहले पढ़ा था। ये जो पूरा टर्म है ये क्वाड्रेटिक टर्म है, x माइनस x1 ट्रांसपोज टाइम्स ग्रेडियंट स्क्वायर और हेसियन ऑफ f ऑफ x1 प्लस x माइनस इंटू x माइनस x1 प्लस सम एरर टर्म। क्योंकि जो अप्रॉक्सीमेशन है, फिर से कहूँगा अप्रॉक्सीमेशन है, इसका मतलब इसमें कुछ एरर हो सकती है, तो एक एरर टर्म है, और ये एरर टर्म फिर से कुछ इसी तरह होती है कि x माइनस x1 के डिस्टेंस का एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये है सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। और अब हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि कैसा दिखता है। हमने लाइन देखी है, अब हम सेकेंड ऑर्डर कर्व देखेंगे, यानी ये एक तरह का पैराबोला है, हम पैराबोला देखेंगे।
तो ये मेरा, मान लीजिए मैं पिछले वाले फंक्शन में ही जाता हूँ, तो ऐसे कुछ फंक्शन था हमारा और मैं इसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। अब हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि हम इस फंक्शन पे एक सेकेंड ऑर्डर कर्व खींचेंगे अप्रॉक्सीमेट करती हुई। तो ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2 और ये पॉइंट है x3। तो सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन एट x1 विल लुक लाइक दिस। ये x2 पर है, x1 पर है, ये अप्रॉक्सीमेशन x2 पर है और फिर ये अप्रॉक्सीमेशन x3 पर है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो अप्रॉक्सीमेशन था, जो लाइन का था, दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन, जो लाइन का अप्रॉक्सीमेशन था उसमें ज़्यादा एरर थी। अब हमने जब सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन कर दिया है तो उसमें एरर कम हो गई है ना। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे टेलर सीरीज में टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, यानी हम अप्रॉक्सीमेशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, तो हमारे जो एरर टर्म्स हैं वो कम होती जाएंगी, है ना। तो इसे हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन। तो अब हम इसे, अभी तक हमने ज्योमेट्रिकली देखा है, अब हम इसका थोड़ा सा और थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फिर से मैं आता हूँ लोकल फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन में। द लोकल फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन इज लाइक दिस, कि मैंने केवल आपको एक जो ग्रेडियंट की टर्म है, मैंने x नॉट पे जो ग्रेडियंट निकाला था, मैंने केवल उस ग्रेडियंट को यूज़ करके और उस फंक्शन वैल्यू को यूज़ करके उस फंक्शन को मैंने लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर लिया है, और उस अप्रॉक्सीमेशन में मुझे एक थोड़ी सी एरर भी मिल रही है, ठीक है। और इस एरर की एक्चुअली बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। वो एरर की प्रॉपर्टी है ये, वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस कम होते जाएगा उस पॉइंट से जहां मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है, जैसे जैसे आसपास के पॉइंट्स की डिस्टेंस कम होती जाएगी, वैसे वैसे मेरा एरर कम होती जाएगा। कुछ इस तरह, यानी कि लिमिट ऑफ ओ आर अपॉन आर, वेयर आर इज दिस डिस्टेंस, दिस इज आर, लिमिट आर टेंड्स टू जीरो इज एक्चुअली जीरो, यानी ओ आर अपॉन आर, यानी ओ आर यानी एरर टर्म डिवाइडेड बाय आर यानी डिस्टेंस, ये जो रेशियो है ये जीरो को अप्रोच करेगा जैसे जैसे आर छोटा होते जाएगा। ये टेलर सीरीज की प्रॉपर्टी है, जिसको मैं यहाँ प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलस के एडवांस कोर्सेज में प्रूव होती है, मगर इसे आपको याद रखना है कि जो एरर टर्म है वो ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूव करने वाले हैं, जो कि पूरे ऑप्टिमाइजेशन का आधार है। तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हमने अप्रॉक्सीमेट किया था, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है एट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन एट पॉइंट एक्स नॉट। इसका ये एरर टर्म है, ये जो एरर टर्म है ये ओ आर जो है, आर डिस्टेंस है हमारे नए पॉइंट पे जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकाल रहे हैं से पुराने पॉइंट जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किया था। और इसकी प्रॉपर्टी है कि लिमिट ऑफ ओ आर अपॉन आर टेंड्स टू जीरो एज आर, ओ आर अपॉन आर लिमिट आर टेंड्स टू जीरो इज जीरो, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये पहला अप्रॉक्सीमेशन है, और इसी अप्रॉक्सीमेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट ये है कि भाई अगर मैं किसी पॉइंट x पे खड़ा हूं, अगर मैं x में हूं, तो मैं कहां जाऊं, किस दिशा में जाऊं कि मुझे अपनी फंक्शन वैल्यू में मैक्सिमम डिक्रीज दिखे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको फिर याद दिला दूं, हम फंक्शन की वैल्यू को, हम फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। यानी मैं चाहता हूं कि भाई मैं जहां भी खड़ा हूं फंक्शन में, मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पे फंक्शन की वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं x पे खड़ा हूं तो मैं कहां जाऊं, क्योंकि मैं एक n डायमेंशनल सरफेस में हूं, तो मैं राइट साइड जाऊं, लेफ्ट जाऊं, किस दिशा में जाऊं कि मेरी फंक्शन वैल्यू कम हो जाए। और हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इसके पहले बात की थी कि भाई हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है वो ये है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फंक्शन की वैल्यू को कम करेंगे। तो अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू को कम करना है तो मुझे हर जगह में मुझे ये निर्णय लेना होगा, ये डिसीजन लेना होगा कि मैं किस दिशा में जाऊं। और इसका एक बहुत ही प्यारा आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है कि आप उस जगह जाओ, उस दिशा में जाओ जहां पे उस फंक्शन का जो ग्रेडियंट है उसके अपोजिट दिशा में जाओ। तो अब जो हमने सब चीजें पढ़ी हैं वो ये सब एक साथ यहाँ पे आ रही हैं। हमने फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं देखा था, हमने अभी लोकल अप्रोक्सीमेशन देख लिया, ये जो कि कैलकुलस से आया है,
और अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम एक के बाद एक फंक्शन वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे और वो फंक्शन वैल्यूज़ कम होती जाएंगी। तो कहाँ जाएं, एक के बाद एक किस किस कैसे हमारे स्टेप्स हों? हमारे स्टेप्स ऐसे हों कि हम हर पॉइंट पे वैल्यू कम करें, और हर पॉइंट पे वैल्यू कम करने का तरीका ये है कि आप निगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जाइए, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस चीज़ को अब हम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल रिजल्ट है जिसका प्रूफ केवल 3 लाइन का है। लेकिन यही कारण है ग्रेडियंट डिसेंट जो हम कहते हैं, ये ग्रेडियंट डिसेंट, डिसेंट मतलब कि स्लोप, मतलब फिसलना। ग्रेडियंट की दिशा दिशा ऊपर है, हम उल्टे दिशा में जाना चाहते हैं, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट की दिशा में जाना चाहते हैं, यानी हम फिसलना चाहते हैं, इसलिए इस एल्गोरिदम को ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसको हम अब प्रूव करते हैं कि ऐसा सच क्यों है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो मैं फिर से फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लिखता हूं। f of x is f of x naught प्लस, अब मैं ग्रेडियंट लिख रहा हूं यहां पर, f of x naught x minus x naught प्लस द एरर टर्म। तो चलिए हम अब x naught पर हैं और हम जानना चाहते हैं कि हम कौन से x में जाएं कि जो हमारी फंक्शन वैल्यू है वो सबसे कम डिक्रीज हो। हमारा क्वेश्चन ये है। तो मान लीजिए कि x वो दिशा s दिशा है, तो जो हमारा x है वो x नॉट प्लस अल्फा s है, और ये दिशा वेक्टर है, s वेक्टर है, यानी मैं x पे खड़ा हूँ, x नॉट पे खड़ा हूँ और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उस दिशा को s बोल दिया है, और जो हमारा x है वो, चूंकि मैं x नॉट से जा रहा हूँ तो x नॉट प्लस अल्फा s हो जाएगा, यानी अल्फा इज कितने दूर जा रहा हूँ मैं उस डायरेक्शन में, अल्फा वो कहलाता है। तो ये जो पूरा वेक्टर है ये अल्फा s है। अल्फा इज स्केलर, अल्फा इज अ स्केलर, राइट। यानी मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो मैं x पे था, x नॉट पे था, ये मेरा x नॉट वेक्टर है। अब मैं x पे जाना चाह रहा हूँ, ये मेरा x वेक्टर है, और ये जो पॉइंट, ये जो डायरेक्शन है जहाँ से मैं x नॉट से x पे जाना चाह रहा हूँ, ये अल्फा s है, और मुझे s पता नहीं है, अभी मुझे s ही पता लगाना है। ठीक है, तो ये मेरा अल्फा s है। तो मैं x नॉट पे हूँ, मैं x नॉट प्लस अल्फा s जाना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो मैं साइड में यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। तो f ऑफ x नॉट प्लस अल्फा s इज f ऑफ x नॉट प्लस gradient of f at x naught times अल्फा s, क्योंकि x नॉट, x माइनस एक्स नॉट अल्फा s है, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट जो है वो अल्फा s है। ठीक है, प्लस दिस एरर टर्म विच इज अल्फा s का नॉर्म। ठीक है, यानी कि f ऑफ x नॉट प्लस अल्फा s माइनस f ऑफ x नॉट जो है, ये जो टर्म है ये है डिक्रीज, और इसको मैं अगर बोलूं चेंज ऑफ द फंक्शन वैल्यू। ठीक है, यानी हमने बोला कि भाई मैं x नॉट पे था, मैं x नॉट से x नॉट प्लस अल्फा एस चले गया हूं, तो x नॉट से x नॉट प्लस अल्फा एस जाने में जो फंक्शन की जो वैल्यू चेंज हुई है वो हमारी ये हुई है। ठीक है, हम इसको और आगे लिखते हैं, अगले पेज में लिखते हैं। तो f ऑफ x नॉट प्लस अल्फा एस माइनस f ऑफ x नॉट इज दिस। ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा f कह देता हूं एक बार के लिए, डेल्टा f x नॉट इन चेंज इन द फंक्शन वैल्यू। So delta of f of x naught is upon
अल्फ़ा टाइम्स, क्योंकि ये नॉर्म है इसलिए माफ़ कीजिएगा नॉर्म है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें केवल अल्फ़ा से डिवाइड करना है, यानी कि मैंने ये डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इस अल्फ़ा टाइम्स, चूँकि ये इनर प्रोडक्ट है इसलिए कुछ ऐसा दिखेगा, ये अल्फ़ा से डिवाइड हो गया और ये अल्फ़ा से डिवाइड हो गया। यानी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज है, राइट, जो हमारा रेट ऑफ चेंज है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन वैल्यू, वो कुछ इस तरह दिख रहा है। अगर मैं अल्फा को टेंडिंग टू जीरो कर दूं, अगर मैं अल्फा को टेंडिंग टू जीरो कर दूं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें ध्यान होगा कि हमने पहले ये बोला था कि जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन, माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन है इसकी प्रॉपर्टी है कि ओ आर अपॉन आर, ओ अल्फा अपॉन अल्फा इज टेंडिंग टू जीरो व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टू जीरो, राइट। तो जैसे ही मैं इसको जीरो कर दूंगा ये जीरो हो जाएगा, यानी जो मेरा रेट ऑफ चेंज है वो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स टाइम्स एस है, यानी विच इज़ द डायरेक्शन। तो अब हम इस पे आते हैं, इस टर्म पे आते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स और एस। अब ये जो है दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का एंगल है, और चूंकि हमारा एस जो है वो एक यूनिट नॉर्म वेक्टर है। देखिए एस को मैं कुछ भी यूनिट नॉर्म वेक्टर ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं अल्फा एस टाइम्स मूव कर रहा हूँ, यानी एस जो है उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो उसका नॉर्म 1 है, ठीक है। तो चूंकि एस का नॉर्म 1 है, तो अब ये जो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट, इसमें हमें केवल ये देखना है कि ये कौन से एस के लिए मिनिमम होगा, कौन से एस के लिए सबसे कम होगा, क्योंकि दिस इज द चेंज इन द फंक्शन वैल्यू। ये हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना, ये दिस इज द चेंज इन द फंक्शन वैल्यू, राइट। जब मैं एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस अल्फा एस में गया हूँ तो दिस इज द चेंज इन द फंक्शन वैल्यू। तो ये जो इनर प्रोडक्ट है ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है एक तरह से, और टाइम्स एफ डैश एक्स नॉट का नॉर्म। तो अब ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब होगा जब एस एफ डैश एक्स नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है, तो और अगर बी यूनिट नॉर्म है और एक बार की ए को भी यूनिट नॉर्म मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का इनर प्रोडक्ट सबसे कम कब होगा? जब ए और बी के बीच का जो एंगल है, जो मेरा वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज हो जाएगा, 180 डिग्रीज। सो दिस इज मिनिमम व्हेन, so this is minimum when s is minus f dash x naught upon norm of f dash x naught। यानी मैं अगर s को f dash x naught के अपोजिट डायरेक्शन में ले लूं और उसके नॉर्म से डिवाइड कर लूं, क्योंकि बिकॉज s इज अ यूनिट वेक्टर, तो हमें सबसे कम फंक्शन में सबसे ज़्यादा फंक्शन में डिक्रीज मिलेगा, राइट। तो मैं आपको फिर से एक बार ये स्टेप बता दूं। हमने बोला था कि भाई हम एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस अल्फा एस में जा रहे हैं, हमें एस नहीं पता है, हमें वो डायरेक्शन नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि वो ये एस डायरेक्शन कौन सी हो, राइट। मैं एक्स नॉट से इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। मैं चाहता हूँ कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ जहाँ पे मेरी फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम हो, मैक्सिमम डिक्रीज मुझे मिले। और फिर हमने इसका लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लिखा। हमने बोला कि चलिए देखते हैं कि अगर मैं उस फंक्शन का लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लिखूं तो मैं सबसे ज़्यादा डिक्रीज मुझे उस अप्रॉक्सीमेशन से कहाँ मिलेगा। अब कोई पूछ सकता है कि भाई अप्रॉक्सीमेशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन की जो एरर है वो मतलब जितने आसपास रहूँ मैं उस अप्रॉक्सीमेशन के, वो एरर उतनी कम होती जाती है, ओ आर बाई आर कम होते जाता है, इसलिए वो दैट अप्रॉक्सीमेशन इज़ गुड। तो मैंने वो अप्रॉक्सीमेशन लिखा
और फिर मैंने पता लगाया कि मुझे कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज ऑफ फंक्शन वैल्यू मिल रहा है, किस डायरेक्शन में, और वो जो डायरेक्शन है वो बेसिकली मेरी जो एस डायरेक्शन है वो है निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स नॉट, क्योंकि ये जो टर्म है ये आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फंक्शन माफ कीजिएगा, और ये जो टर्म है ये मिनिमम तब होगा जब एस माइनस एफ डैश एक्स नॉट अपॉन ये होगा, यानी जब मैं निगेटिव ग्रेडियंट के डायरेक्शन में जाता हूँ, when we go towards the direction of negative gradient, we get maximum decrease in function value. राइट और चूंकि हमारी पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो है ही यही कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे सीक्वेंस x के जनरेट करें कि उसकी फंक्शन वैल्यू कम होती जाए, तो मैं जहाँ पर भी मैं x में हूँ मैं उसके नेगेटिव ग्रेडियंट में जाऊँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं इतना आगे तक चले जाऊँ कि मेरी फंक्शन वैल्यू कम हो जाए और अच्छी खासी कम हो जाए। तो ऐसे अगर मैं हर स्टेप में करते जाऊँगा तो मेरी फंक्शन वैल्यू कम होती जाएगी और इवेंचुअली मैं मिनिमम में पहुँच जाऊँगा। तो यही हमारा आइडिया था। और अभी हमने एक ऑलरेडी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी हैं। एक तो है कि ग्रेडियंट का क्या उपयोग है, तो ग्रेडियंट का उपयोग है वो डायरेक्शन में पता लगाना, वो डायरेक्शन पता लगाना जहाँ पे फंक्शन वैल्यू कम हो जाए और हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, और हम इसी को ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं और इसलिए हम ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में और ग्रेडियंट के बारे में हम अगले लेक्चर में फिर से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आया है। आगे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।